नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मृदुला बिहारी जी द्वारा लिखी गई कहानी वे तीन। कॉलेज की सीढ़ी पर अकेली बैठी आरुषि के मन में एक इच्छा कबूतर की तरह फड़फड़ा रही थी। यह हसरत उसके मन में बहुत पहले से थी, शायद उसी दिन से जिस दिन मानसी मुखर्जी ने कॉलेज सचिव का चुनाव जीता था। चारों तरफ मानसी मुखर्जी जिंदाबाद के नारे लगे थे। वह भी चुनाव लड़ना चाहती थी, जीतना चाहती थी। कॉलेज में बदलाव ला सकती है, सुधार ला सकती है। अपनी बात को वह मंच पर खड़ी होकर कह भी सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर लड़कों से था। चुनाव जीतने के बाद तो लड़कों के संपर्क में आना पड़ेगा। वे जाने अपने आप को क्या समझते हैं। उनकी हरकतों से उसे लगभग रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लड़कों के सामने तो उसका पसीना छूट जाएगा। चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लाख जिरह बहस के बाद भी फैसला अटका रहा। यह उहापोह, अधूरा स्वभाव, अधगढ़ा मन धूप छांव के घेरे में चक्कर काट रहा था। अपना जूट का लंबा बैग कंधे पर डाल वह उठी। कुछ देर अनिश्चय में खड़ी रही, फिर अपनी मित्र मंडली के बीच जा पहुंची। हिना उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। स्वाति ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्रियंका, नेहा और गायत्री के चेहरे पर हल्की सी उत्तेजना थी। ज़्यादातर मॉलेस्टेशन सीधी लड़कियों के साथ ही होता है। नेहा हमेशा विचलित करने वाली टिप्पणी करती है। बोल्ड और डेयरिंग होने से लड़कियों का कौन सा भला होता है, गायत्री ने मोहक अंदाज में कहा। रिएक्ट करने से लड़के और इनकरेज होते हैं। प्रियंका धूप का चश्मा सिर पर टिकाए हुई थी। उसने भी सहमति जताई। लड़के तो लड़के हैं, उनका तो स्वभाव। उसकी हल्की पतली आवाज़ बेअसर साबित हुई। सभ्य लड़के ऐसा नहीं करते। असभ्य लड़के ही गंदी हरकतें करते हैं। असभ्यों के साथ क्या किया जाए? बेस्ट है इग्नोर करो, बहरे बन जाओ, स्वाति ने असहजता से कहा। इनकी बातों से नेहा हतप्रभ रह गई। बहरे बन जाना तो कोई समाधान नहीं, ऐसे तो लड़कियों का शोषण चलता ही रहेगा। उसकी संभली हुई आवाज़ के पीछे गुस्सा था। देखा नेहा, जुबान से तो तुम एवरेस्ट को भी उठा सकती हो, लेकिन सच यह है कि बेचारी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तुम ही कहो, हम किसे बताएं, और किसी को भी बताने से होगा क्या? अंत में अपनी ही इमेज खराब होगी। लोग हमी को बदतमीज समझेंगे। प्रियंका ने प्रतिवाद में हकीकत बयां कर दी। यही यथास्थितिवाद की फिलॉसफी बदलाव नहीं लाने देती। प्रियंका, ये बदतमीजी नहीं, दुनिया को बेहतर बनाने की बात है। नेहा के स्वर में एक जिद थी। वह आसमान को नीचे लाने पर तुली हुई थी। अचानक आरुषि की नज़र अपनी कलाई घड़ी पर पड़ी। बाप रे! इस बहसबाजी में उसकी बस निकल गई। बैग संभालती वह बस स्टॉप की ओर भागी। गनीमत थी 207 मिल गई। बैठकर उसने राहत की सांस ली। बस की गति के साथ उसका मन कल्पना के आकाश में उड़ने लगा। नेहा ने उसमें आत्मविश्वास संचारित कर दिया था। वह उत्साहित थी। अगर सचमुच चुनाव जीत गई तो ख्याल मात्र से ही दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई। अकस्मात देखा कि कोई उसे घूर रहा है। स्मृति की मशीन ने तेजी से उसे पहचाना। यह तो वही है जिससे कॉलेज जाते समय सामना होता रहा है। उसकी गिद्ध दृष्टि उसे छलनी कर देती। आंखें उससे टकराई। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान की एक पतली रेखा थी। मन किया कि दे 2-4 थप्पड़ और खदेड़ दे उसे बस के बाहर। सराय मीर बस स्टॉप पर वह उतर गई। अप्रैल अंत का गर्म महीना, धूप निर्द्वंद बिछी थी। सड़क ऐसी सुनसान मानो कर्फ्यू लगा हो। सहसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़ी तो देखा वही था। नीचे की धरती धसक गई। नसों में आतंक जम गया। वह लगभग दौड़ने लगी। बैग में रखा मोबाइल बजने लगा। कुछ देर बजते रहने के बाद बंद हो गया। वह व्यक्ति बिल्कुल उसके करीब आ गया और धीरे से बोला, मेरे साथ चलने का कितना लोगी?
वह धक से रह गई, डर से कंपकपाने लगी। बिना कुछ कहे वह और तेज दौड़ने लगी। करिश्मा पान भंडार पर पहले से थोड़ी चहल पहल थी। वहां पहुंचकर पीछे मुड़ी तो वह जा चुका था, पर उसकी छाया मंडराती रही। उसका दम फूल रहा था और भीतर का भय पसीने की बूंद बनकर चेहरे पर आ गया था। घर पहुंची तो उसका 4 प्राणियों वाला कुनबा जीवंत था, लेकिन मम्मी किसी बात पर खींची हुई थी और पापा भी खिन्न भाव को प्राप्त हो गए थे। वह एक चिड़चिड़ी सी खामोशी में खड़ी थी। मम्मी ने बिगड़कर उससे पूछा, फोन करते हैं तो उठाती क्यों नहीं? माँ के झल्लाने पर वह चुप रह गई। तभी अर्जुन ट्यूशन से लौटा। उसे भूख लगी थी। मम्मी खाना लगाने चली गई। आरुषि पलटकर अपने कमरे में चली आई। रह रहकर उस आदमी का चेहरा आंखों के आगे घूम जाता। वह मम्मी से सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके कहने में और मम्मी के समझने के माध्यम में सदा कुछ अछूता रह जाता है। आकाश के तारे गर्द में धुंधले हो रहे थे। हवा अभी तक गर्म थी। पढ़ने बैठी तो लगा उसका दिमाग फटा जा रहा है। उसने खुद को धिक्कारा। अकेली सड़क पर चल नहीं सकती और चली है यूनियन सेक्रेटरी बनने। उसे नहीं लड़ना कोई चुनाव उनाव। उसका मन कल्पना के आकाश में उड़कर वापस अपने निरीह संसार में लौट आया। उसने बड़ी आसानी से हार मान ली ताकि जिंदगी चलती रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिंदगी उसके सचिव पद से कहीं बड़ी है। उसका विवश मन रोने रोने को हो आया। बाहर पापा अर्जुन को समझा रहे थे, 12वीं में बाजी मार ले गए तो उसके बाद कैरियर पक्का, फिर सब कुछ तुम्हारा। साड़ी में अपना हाथ पोंछती मम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई, मानो उन्हें कोई जरूरी ऐलान करना हो। उसने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। तुम्हारी गर्मी की छुट्टी में शिवपुर जाएंगे, खाली हम ही दोनों। अर्जुन की पढ़ाई है, सो तुम्हारे पापा उसके साथ यहीं रहेंगे। ऐसे भी पापा में एक विमोह था। रिश्ते निभाने में उनकी दिलचस्पी कभी नहीं रही। अगले महीने 20 तारीख का रिजर्वेशन हो गया है। पल्ले से पसीना पोंछती वह वापस रसोई में चली गई। इस खबर से मन पर पड़ा पत्थर लुढ़क गया। सारी वेदना भाप बनकर उड़ गई। पुलक से वह प्रसन्न हो उठी। शिवपुर यानी गुंजन, गुंजन यानी मामा की बेटी, उसकी सहेली, उसकी हमराज। दोनों ने जीवन में बहुत कुछ साझा किया था। कच्ची पक्की इमलियाँ, कैरी खाते, डरते, रोमांचित होते। दोनों कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन वे आत्मीय पल आज भी वैसे ही लगते हैं जैसे तितलियों के पंखों को छूने पर रंग उंगलियों पर उतर आए। वहाँ जाने की इच्छा मचलने लगी। शिवपुर में रोज की तरह गुंजन कॉलेज से निकली। सहेलियों का हुजूम महावीर चौक पर छूट गया। वहाँ से घर तक दूरी वह अकेले ही तय करती। आज भी अकेली थी। आरुषि के आने की खबर से उस पर कोई नशा सा चढ़ गया था। शाम की हवा उसके दुपट्टे से छेड़खानियाँ कर रही थी। एकाएक मुनेश एकदम उसके पास से गुजरा। उसने कनखियों से देखा। हम तुम्हारे हैं। हमेशा की तरह आज भी उसकी आंखों में प्यार का पैगाम था। वह एक झलक में ही यह पैगाम पढ़ लेती। यह अंकुरित क्षण कुछ पलों के लिए जहाँ का तहाँ ठहर जाता। यह सिलसिला 2-3 महीनों से चल रहा था। वह हर ओर से संवरने लगी थी। दोनों कुछ नहीं बोलते, पर इस खामोशी के बीच एक माधुर्य होता। एक बार तो उसने बहुत पास आकर धीरे से पुकारा, गुंजन। उस पर जैसे बारिश की ठंडी फुहारें पड़ गईं। उसकी निगाहें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। कुदरत करिश्माई हो गई। शिवपुर रागमय हो उठा। उस रात वह सोते सोते जाग गई। बरामदे में आ खड़ी हुई और तारों में ढूंढने लगी। अजीब सी मदहोशी थी। खुद से उसने पूछा, हे भगवान, उसे अपने दिल के भीतर आने से कैसे रोकूं? एक बार तो मौका पाकर उसने उसे एक पर्ची थमा दी। आई लव यू। वह एक बारगी महत्वपूर्ण हो उठी, पर एक डर की महक ने उसे घेर लिया। उसका डर किस बात को लेकर था
वह ठीक से समझ नहीं पाई। उसके बाद तो हद हो गई। यूं ही कहीं राह पर मिल गया तो पास आकर बोला, कोरे कागज पर मेरा नाम लिख दो। वह लाल टेसू सी दहक उठी। क्या सचमुच मुझे मुनीस से प्यार हो गया है? उसके मन ने सवाल भरा जवाब दिया। प्यार इसके अलावा और कैसे होता है? उसने कोरे कागज पर लिख दिया। हमको भी तुमसे प्यार है, हमेशा हमेशा से तुम्हारी गुंजन। शिवपुर में लड़कियों को प्यार करने की मनाही है, यह ख्याल आते ही हिरण की कुलांचे भरता उसका मन एकदम से थम गया। मगर उस पर तो प्यार का जादू चल गया था। वह तिलस्मी जादुई जाल में फंस चुकी थी। सोचती, जाने कौन है जो सुनहरे सपने भी दिखाता है और हथौड़े भी मारता है, मीठे मीठे एहसास भी जगाता है और अपराध बोध भी। लोबान की खुशबू से घर महक रहा था। बाहर शाम की पारी समाप्त हो रही थी, रात फैलती जा रही थी। पापा ने पुकारा, गुंजन। वह पापा से आंखें मिलाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। आरुषि अपनी माँ के साथ शिवपुर पहुंची तो वहाँ सब उनकी प्रतीक्षा में थे। सबकी आंखों में स्नेह उमड़ आया। आरुषि और गुंजन ने एक दूसरे को पकड़ लिया। आरुषि के मामा ने कहा, सविता बड़ा अच्छा किया तुम दोनों आ गई, पर मेहमान और अर्जुन के ना आने की शिकायत बनी रहेगी। उनकी आवाज़ नरम एवं मिठास भरी थी। शिवपुर का घर पुराने रंग ढंग का था। बीच में आंगन और उसके चारों ओर बरामदा। बरामदे से लगे कमरे पूरी दुनिया से पीठ करके अपने ही अंदर देखते हुए थे। मामी बहुत धर्म कर्म वाली थी। दिन की शुरुआत वह देवी देवताओं पर धूप जलाकर ही करती। वह सुबह से ही रसोई में जुट गई थी। सब्जियां काटती सविता से बतिया भी रही थी। आरुषि उनकी हथेलियों के सधेपन को मुग्ध होकर देख रही थी। मामा ने कहा, सुधा आरुषि को ऐसा नाश्ता कराओ कि उसे याद रहे। ये हमारी जिम्मेवारी है, आप जाइए कचहरी। हाँ तो बोलो आरुषि, क्या लोगी नाश्ते में? ई तो वही लेगी अम्मा, पराठा भुजिया और तुम्हारे हाथ का आम का अचार। गुंजन ने उसकी पसंद सुना दी। और शिवपुर का दही, आरुषि ने कहा। फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। मनोज भी हॉस्टल से आएगा ना, तब यही फरमाइश करेगा। गुंजन की माँ सुधा ने कहा, मनोज के बिना घर थोड़ा खाली खाली लग रहा है भाभी, पर भतीजा इंजीनियर बन रहा है, ये कम बड़ा बात है, सविता ने कहा। आंगन से लगा बाड़ी की ओर जाने के लिए बीच का एक गलियारा था। यह 2 कमरों की दीवारों के बीच खुद ब खुद बन गया था। यही गलियारा गुंजन एवं आरुषि का अड्डा था। यहाँ दोनों हर तरह के आदेश निर्देश से मुक्त सुकून से बैठती। वे बचपन की सहेलियाँ थीं, यादों की दुनिया में खो जाती। कितनी ही बातें होती, बातों का पिटारा खुल जाता, पर उनकी बातें किसी तरह भी गलियारा पार करके किसी और तक नहीं पहुँचती। यहाँ आकर आरुषि ने देखा, बहुत कुछ था जो अपने में ना बदलने में भी बदल गया था। उसने मोती माई की खोज खबर ली। उस कमज़ोर औरत की भाषा भी कमज़ोर थी। वह काम करते करते गाने लगती थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ बताती कि अंधेरी रात में वह जरूर आंसू बहाती होगी। उसने सुधा से पूछा, मोती माई को नहीं देख रहे हैं मामी? वो आजकल बीमार रहती है, उसकी जगह उसकी बेटी आती है, दयाली। वो जो कल बर्तन मांज रही थी, उसकी बेटी है? आरुषि ने हल्के अचरज से पूछा। माँ बेटी में कोई साम्यता न थी। मोती माई की आंखों में एक उदास किस्म का समर्पण भाव रहता था। वहीं दयाली के वजूद में एक बेचैन कामना दिखाई देती थी। आरुषि की माँ सविता ने कहा, भाभी हमको थोड़ी अजीब लगती है। का कहें सविता, बाप है नहीं, माँ किसी तरह चौका बर्तन से घर चलाती है। मोती अभी अभी होटल में लगा है तो थोड़ा हालत सुधरा है, पर बार बार जीने मरने से दयाली एक पहेली बन गई है। कब वो नदी होती है और कब ठहरा पोखर,
कब तारों के बीच चलती है और कब कुएं में रास्ता खोजती है, ये हम नहीं समझ पाते सविता। पर है जिद्दी, माँ से लड़ झगड़ के जूडो कराटे सीखी है। सच्चो मामी? आरुषि को फिर आश्चर्य हुआ। हाँ, यह शिवपुर में कैंप लगा था, वहीं। मामा बाहर से काम निपटाकर आज जल्दी घर आए। वे बाजार से फल सब्जियां और मिठाइयां लेकर आए थे। मामी की बात नेपथ्य में चली गई। देख सविता, तेरे लिए शिवपुर का लाल सोंधा पेड़ा लाए हैं, तुमको पसंद है ना? शिवपुर के लाल पेड़े सबको पसंद थे। कुंजन सबके लिए पेड़े परोसने लगी। उसे सलीके से काम करता देख सविता ने कहा, भाभी कुंजन बहुत बदल गई है। अब सयानी हो रही है सविता। सांझ का समय था। दोनों गुंजन और आरुषि उसी सुरक्षित गलियारे में बैठी बातें कर रही थी। बेमतलब बात पर खींखी करके हंस भी पड़ती। इस समय उनकी माएँ घर के आखिरी कमरे में थीं। जहाँ दोनों बैठी थीं वहाँ से दिखता आसमान लाल था। पेड़ों की पत्तियाँ भी ललछौं हो गई थी। उस लाली में रोमांच के अलावा कुछ और भी था। गली से कोई बांसुरी बजाते हुए गुजरा। सुहानी शाम एक अनजानी सुगंध बिखेर रही थी। गुंजन अपने मन की कोई बात छिपा रही थी, वह छिप नहीं रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अर्थपूर्ण हो गई। आरुषि ने चूहल से पूछा, क्या बात है गुंजन, सुनोगी? हाँ। गुंजन अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। वह बोल रही थी, आरुषि सुन रही थी और देख रही थी। उसकी आवाज़ कभी पाताल से आती तो कभी आसमान से। प्यार दिल फरेब होता है आरुषि। तेरे जैसी लड़कियों को प्यार हो जाए यकीन नहीं होता गुंजन। लेकिन यकीन करना होता है। जैसे हवाओं पर, खुशबुओं पर, जैसे सपनों पर। ये दिखती नहीं मगर होती तो हैं। उसके स्वर में एक शोक किस्म की आत्मीयता थी और चेहरे पर संतोष की आभा। वातावरण शायराना, रूहानी और सुकून देने वाला लग रहा था। भुवन के बोलने के अंदाज की नकल करते हुए गुंजन बहुत नाटकीय हो गई, जिसे देखकर आरुषि इतनी जोर से हंसी कि दोनों माएँ इनको देखने लगीं। मामी ने वहीं से आवाज़ दी, गुंजन। गुंजन ने होठों पर अंगुली रखकर आरुषि को इशारा किया। बतियाने में सब भुला जाती है, चाय का बेरा हो गया। गुंजन झट खड़ी हो गई। खाना चूल्हे पर बनता था पर चाय हमेशा गैस पर बनती। उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। अलसाया हुआ घर धीरे धीरे अंगड़ाइयाँ लेता हुआ रात के खाने की तैयारी में जुट गया। अगले दिन सुबह दोनों बाड़ी में थीं। गलियारे के तंग गली से निकलते बारी थी। यहाँ आम, अमरूद और नीम के पेड़ थे। अंत में मधुमालती की पुरानी लता फैली हुई थी। चिड़ियों की चहचहाहट थी। यहाँ एक खुलेपन का एहसास होता। यह बारी घर के औरतों के नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। यहाँ का एकमात्र हैंडपंप छूते ही बेसुरी आवाज़ में मीठे पानी का सोता बहाने लगता। वहीं दयाली धोने के कपड़े लिए खड़ी थी। उसने आरुषि को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, लेकिन आंखों में एक एहसास था। यह आरुषि बाड़ी दिल्ली से अली है, गुंजन ने कहा तो उसने एक दार्शनिक की तरह सिर हिलाया और कपड़ा बाल्टी में भिगोने लगी। दोनों वापस अपने उसी अड्डे पर पहुंच गई। जानती हो आरुषि, दयाली को 2 लड़के पकड़ के खेत में ले गए थे। खेत में क्यों? पागल, मौज मस्ती करने वास्ते और काहे, मगर ई भाग निकली। हे भगवान, ई सब होता है यहाँ? आरुषि ने अचरज जताया। लो, क्या नहीं होता? लड़कियों को छेड़ देना, छू लेना, अकेली पाकर जाप्ती करना। यहाँ लड़के एक उम्र तक आते आते अपने आप सीख जाते हैं। खुद को ना बचाओ तो लड़कियाँ कहती क्यों नहीं किसी से? तुम भी ना आरुषि, लड़कियों के चुप्पी साधने में ही भलाई है।
आपस में फुसफुसा लें, पर बात मर्दों तक तो एकदम नहीं जाती। क्यों भला? फसाद कौन कराए? मारी तो आखिर लड़की ही जाएगी ना। गुंजन शिवपुर के शांत बहते पानी के नीचे की हलचल यूं ही बयां कर देती। वह गलियारा घर की सबसे ठंडी जगह थी, पर शाम को आरुषि का जी घबराता। उसे बिना बत्ती और टीवी के रहने की आदत न थी, और यहाँ शाम 5 बजते ही बत्ती गायब। लालटेन साफ करते हुए गुंजन बोली, सच्चो दुनिया बदल रही है, पर इस शिवपुर में वही बाबा आदम के जमाने का इंतजाम चल रहा है। आंगन में दयाली तार पर से सूखे कपड़े उठा रही थी। वह चुपचाप आकर अपनी काम की जगह फिट हो जाती। वह ऐसी थी कि उसकी मौजूदगी को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने काम को गंभीरता से करना उसकी आदत थी। वह बीच में दूसरा काम नहीं करती, न उसे अपने काम में किसी का हस्तक्षेप सुहाता। इस बात को लेकर मामी खींच भी जाती। उसने अपने यौवन को किस थपकी से सुला दिया था, यह तो वही जाने, लेकिन उसके भीतर कोई आग जरूर जिंदा थी। उस दिन शाम से आसमान बादलों से ढका था। एकाएक बिजली कौंधी और जोर की गरज के साथ बादल फटे। बारिश इतनी तेज मानो आसमान खुद को खाली कर देने पर उतारू हो। मामी चिल्लाई, अरे खिड़कियां बंद करो। आरुषि खिड़की बंद करने लगी कि ठिठक गई। देखा, बारी में दयाली सिर से पांव तक भीगी, दोनों हाथ फैलाकर चेहरा आसमान की तरफ उठाकर ऐसे खड़ी है कि खुद को बरसात को सौंप रही है या खुद तूफान को अपने अंदर समा लेना चाहती है। इस समय वह सघन बंसवारी की तरह आकर्षक और रहस्यमय लग रही थी। गुंजन आज सुबह ही कॉलेज चली गई थी। उसे कॉलेज पुस्तकालय में किताबें लौटानी थी और फीस भी जमा करानी थी। अपना काम पूरा कर वह घर लौट रही थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। दोपहर ढलने के बाद भी धूप की तेजी कम नहीं हुई थी। पीपल के छांव के घेरे में आते ही उसने इधर उधर देखा। भुनेश पेड़ के पीछे खड़ा था और उसे इशारे से बुला रहा था। जब वह उसके पास गई तो उसकी आंखों की भाषा देखकर सहम गई। उसकी छठी इंद्रिय ने तुरंत सतर्क किया, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। गुंजन, आज रात को 11 बजे अपने घर के पिछवाड़े आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। गुंजन के बदन में 4000 वोल्ट का करंट लगा। कुछ पल तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। सुन रही हो? हम नहीं आ सकते, उसने आंखें नीची कर कहा। आना तो तुमको पड़ेगा। उसके जबड़े आपस में भिड़ गए और वह जवाब सुनने के लिए कसमसाने लगा। हम कहे ना, हम नहीं आ सकते। वह अधीर हो उठा। बेसी इतराओ मत, जो कहे हैं सो करो। शक्ल न सूरत बड़ा भाव खा रही है। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगी। उसे और तड़पाने के लिए भुनेश ने धमकाया, नहीं आओगी रात को तो सारे शिवपुर की दीवार पर पोस्टर चिपका देखोगी, हमेशा हमेशा से तुम्हारी गुंजन। वह उसे लगातार देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। गुंजन को काटो तो खून नहीं, वह पत्थर की हो गई। भीतर ही भीतर जैसे आग से नहा गई हो। माथा धधकने लगा। वह बदहवासी में दम साध कर गिरती पड़ती घर पहुंची। पलंग पर बैठी, भय से लथपथ, निरुपाय। दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। निश्चित ही बात अब इस दायरे से बाहर जाएगी। अम्मा को पता चलेगा तो कूट कूट के मार देंगी। कैसे निकले इस मझधार से। उस रात न आरुषि से कोई बात की और न सो सकी। उसे भुनेश से ऐसी उम्मीद न थी। भरी हुई आंखों से सोच रही थी, यही सब करना था तो क्यों आया मेरी जिंदगी में। सारे शिवपुर में दीवार पर पोस्टर चिपका मिलेगा, हमेशा हमेशा से तुम्हारी गुंजन। वे शब्द दिमाग पर प्रहार कर रहे थे।
इस कलंकित जीवन को लेकर क्या करेगी? पापा भैया कोई भी इस अपराध के लिए उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। केवल भय और भय का कुहासा। हाथ पैर सुन्न हो गए। डर के मारे वह पसीने पसीने हो गई। अचानक बिजली कौंधी और जोर की गरज के साथ बादल फट पड़े। फिर ऐसी खूब स्याही छा गई कि लगा अब उजाला नहीं होगा। धरती पर बिजली गिरती है तो सबको खबर हो जाती है, पर एक लड़की के दिल पर गिरने वाली बिजली की खबर किसी को न थी। वह उठकर बरामदे पर आ गई। बाहर पानी बरसे जा रहा था। इस वर्षा में आज कोई तारा नजर नहीं आ रहा था। सारी कायनात पर सन्नाटा छाया हुआ था। मन की पीड़ा सांसों पर बोझ बनकर बैठ गई थी। क्या हुआ गुंजन, अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? आरुषि का हाथ उसके कंधे पर था। उसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि वह उसके लिए कुछ करना चाहती है। वह उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आई। वह छलक छलक कर रो पड़ी। क्यों रो रही हो? हमसे कहो। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो बहन किस बात के? गुंजन अपने अवचेतन से बाहर निकली और एक मुजरिम की तरह सब कह सुनाया जो उसके साथ घटित हुआ था। आरुषि ने हिम्मत बंधाया। डरो मत गुंजन, तुम उसको डपट दो। उसे बता दो कि तुम ऐसी वैसी नहीं, ना ही छुई मुई हो। उसे पता चलना चाहिए कि मौका पड़ने पर तुम जबड़े तक तोड़ सकती हो। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा आरुषि। उसकी आंखें संकोच से डबडबा गईं। वह एक ही दायरे में भटक रही थी। वह चिंता एवं भय से संत्रस्त थी। दूसरे दिन सूरज भी सांस साधे निकला। माँ और मामी नाश्ते की तैयारी में जुटी थीं। इनके लिए यह व्यस्त समय था। मामी की इच्छा थी दोनों आए, काम में हाथ बटाएं या कुछ बातें ही करें, लेकिन दोनों को अभी बतियाना सुरक्षित नहीं लगा। उनके सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। विचित्र ठहराव आ गया था। वास्तविकता दम घोंटू हो गई थी। इस गहमा गहमी से अलग किसी पर्यवेक्षक की तरह दयाली इन दोनों को देख रही थी। कचहरी के लिए मामा बाहर निकले तो वहीं से गुंजन को आवाज़ देकर कहा, मेरा चश्मा छूट गया, लाना जरा। वह चश्मा लेकर बाहर आई। सामने सड़क पर भुनेश खड़ा था। उसके चेहरे पर कुटिलता बिच्छू की तरह चिपकी हुई थी। उसको देखते ही गुंजन के प्राण सूख गए। धूप की तेजी शुरू हो गई थी, फिर भी उसे लगा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह पिता को चश्मा देकर उल्टे पांव लौट आई। उसके सामने घर झूले की तरह डोल रहा था। भीषण भय की लहर हड्डियों में घुस गई। चेहरा रक्तहीन हो गया। सारा दिन वह एक अव्यक्त रुलाई में डूबती रही। दहशत उसकी जीवन का दूसरा नाम बन गया था। अपनी सुधि को भूली आरुषि गुंजन को एक पल नहीं छोड़ती। उसे भी आतंक की अनुभूति हो रही थी। वह गुंजन को लेकर बाड़ी में चली आई। ढलते सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों की डालियों शाखाओं को छूकर विदा मांग रही थी। पेड़ भी गुमसुम खड़े थे। भय और पराजय से गुंजन का बदन जल रहा था। रह रहकर हुक सी उठती। यह कैसी मूर्खता कर बैठी। किस पागल कुत्ते ने काटा था जो उसे लिखने गई। वह दृश्य बिजली की कौंध की तरह चमक उठता। लगता कोई बहुत निर्दयता से छाती में छुरा घोंप रहा है। दयाली काम खत्म कर हैंडपंप पर अपना हाथ पांव धोने आई। जब नज़र इन दोनों पर पड़ी तो उसकी चेतना ठहर गई। उनके पारदर्शी चेहरे पर उपजे भावों ने उसे बता दिया कि कहीं कुछ गलत हुआ है। वह हाथ पांव धोना छोड़ उनके पास आ गई। गुंजन जैसे भीतर उठ रहे किसी भूकंप को रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ दीदिया? उसके बगल में बैठते हुए पूछा। दयाली, हम जीना नहीं चाहते, हमको मर जाने दो। वह उसके आंचल से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बतैबू तभे न जानब। उसके स्वर में ही नहीं, आंखों में भी आत्मीयता थी। वह कुछ स्थिर हुई। बचे हुए आंसुओं को आंखों ने खुद सोख लिया
फिर उसने रुक रुक कर विराम देकर वह सब कह दिया जो उसे भीतर आतंक बनकर परेशान कर रहा था। दयाली के दिमाग में सब कुछ एक कंप्यूटर की तरह फीड होता जा रहा था। सब सुनने के बाद वह विचार मग्न हो गई। कुछ पल खामोशी में बीते। तो ये भुवनेश्वा भी हीरो बन गए। यू बबनवा के संगति के असर बा। बबन कौन? आरुषि ने पूछा। ऊ झूठा प्यार वार के सभे गुण जानेला। एक नंबर के गुंडा बा दीदिया। केकरो लपड़िया देना, हड़का देना ओकर रोज के काम बा। पर तू घबरा मत दीदिया, भुवनेश्वा के औकात ठिकाने लगावल भारी बात नइखे। उसकी स्वर में हमदर्दी के साथ एक जिद थी। उसकी छठी इंद्रियें और दुनियादारी से भरा दिमाग सक्रिय था। अपने विचारों के बिखरे दाने समेटते हुए मुस्कुराकर बोली, कल 11 बजे दिन में कोनो उपाय से ओकरा धोबी पोखर लगे बसवारी में बोलाएब। तू दोनों भी चलिहा, डरिए मत, बस भीतर के आग के अपन रोशनी बना ली है। वह चली गई। इन दोनों को लगा कि क्या इसे कोई अलौकिक ज्ञान प्राप्त है या कोई सिद्धि। गुंजन का उफनता दुख कुछ सिमट आया था। अब वह इतनी भयग्रस्त न थी। दयाली के प्रति कृतज्ञता ही नहीं, एक गहरा अपनापा महसूस किया उसने। चिड़िया भी चहचहा रही थी। बड़ी फरफर हवा बह रही थी। बादल पुरबैया के झोंके से उड़े जा रहे थे। दूसरे दिन 11 बजे दयाली के साथ गुंजन और आरुषि धोबी पोखर से लगे बसवारी पहुंच गई। वहां भुवनेश प्रतीक्षा में पहले से खड़ा था। इन तीनों का हिंसक भाव देख वह अकचकाया। उसकी ऐंठी नसें मुलायम पड़ गई। कांपती रूह से उसने दयाली से कहा, तुम तो बोली थी कि खाली गुंजन आएगी। दरअसल अपने विरुद्ध इन तीनों को देखकर उसके होश उड़ गए थे। अब अपनी जान बचाकर भागने में ही उसने अपना कल्याण समझा। उसने पैतरा बदलते हुए कहा, आज हमको एगो जरूरी काम से कहीं जाना है, हम बाद में। दयाली उसका रास्ता रोक उसके सामने आ खड़ी हुई और अपनी निगाहों से उसे तौलने लगी। काम बाद में कर लेना भुवनेश बाबू, सामने पूरा दिन खुला पड़ा है। उसका स्वर चुनौतियों से लबालब था। डर के मारे भुवनेश का गला सूख गया। चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसने मुस्कुराना चाहा, पर दयाली के रोब में उसकी मुस्कान दब गई। दयाली की मुद्रा देखकर उसकी बुनियाद हिल गई थी। पराजय के भय से उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। आरुषि उसकी घबराहट देख रही थी, पौरुषहीनता का उपहास उड़ाती एक लड़की की नज़र से। उसे असाध्य स्थिति में देखकर गुंजन को एक विचित्र सुख मिल रहा था। दयाली ने उस पर ऊपर से नीचे तक नज़र दौड़ाई, जैसे उसका मुआयना कर रही हो। हमेशा चुप चुप रहने वाली, अपने काम से मतलब रखने वाली दयाली के अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ। उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसके शरीर का कण कण तप्त होकर खौलने लगा। वह अपने तरकस में से चुन चुन कर गालियों के ब्रह्मास्त्र उस पर बरसाने लगी। गुंजन और आरुषि के मन प्राण में भी संस्कार दंभ से जाग उठे। वे भी अपने शब्द बाणों से प्रबल प्रहार करने लगे। वे तीनों क्रोध से तमतमा रही थी। वातावरण में कोलाहल तारी हो गया। भुवनेश की धज्जियां उड़ रही थी। उसके रिकॉर्ड की सुई जैसे अटक गई थी। बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, हम तो मजाक किए थे। दीदिया की पर्ची लाया कि नहीं, निकाल, नहीं तो सभी गुंडई धरी रह जाएगी। वह कुछ कहने को हुआ कि दयाली का एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। जास्ती चू चपड़ किए ना तो यही धोबी पोखरा में कल तेरा लहास तैरेगा। उसने जेब से गुंजन की वह पर्ची निकालकर दयाली को थमा दी। दयाली ने उसे धकियाते हुए कहा, चल भाग यहाँ से। वह सचमुच भाग खड़ा हुआ। प्रतिद्वंदी को अखाड़े से बाहर जाते देख उन तीनों की आंखें तृप्त हो गई। सब कुछ एकदम पलट गया। ऐसी घटना घट गई जो सोची भी न थी।
इस चमत्कार पर गुंजन को यकीन नहीं हो रहा था। बहरहाल जो भी हो, चमत्कार तो हो चुका था। दुनिया का परिदृश्य बदल गया था। यहाँ दुखों की पूर्ण अनुपस्थिति थी, जैसे सूर्योदय के बाद अंधेरे की। घायल शेरनी की तरह दयाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह रोमांचित थी। उसके चेहरे पर भरपूर शांति झलक रही थी। इस जीत पर उसे व्यक्तिगत खुशी हो रही थी, लेकिन इस पल वह दयाली नहीं थी। वह कोई पराक्रमी योद्धा भी नहीं थी, कोई उद्धारक भी नहीं। वह अंधेरे को चीरने वाली एक किरण थी, प्रकाश की किरण, केवल एक किरण। उसने धीरे से आंखें खोली। 2.5-3 दिन के बाद गुंजन जहालत के अंधेरे से बाहर आई थी। उसका भय अंतरिक्ष में धुएं की तरह उड़ उड़कर खो गया था। कांटों से भरा संसार अब फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। ऐसी तृप्त करने वाली खुशी प्राप्त करने का उसका पहला मौका था। आरुषि के आसपास के मंजर भी बदल गए थे। वह तेजी से एक दिशा में उड़ी जा रही थी। कॉलेज खुलने के बाद वह सचिव पद के लिए अपना नामांकन भरेगी। कुछ भी हो, उसे चुनाव लड़ना है और जीतना है। उसने खुद को हवा में उड़ता पाया। तो ये आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी द्वारा लिखी गई कहानी वे 3, रेणु की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।